हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों के सर में खुदा न खास्ता दर्द हो रहा है या आपको थकन महसूस होती है, बहुत जल्द थक जाते हैं, या सुबह के टाइम जब उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है और उसके साथ साथ आपका सांस भी फूल रहा है, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर बढ़े होने की अलामात हो सकती हैं। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So what is blood pressure? If we define blood pressure, the force exerted by the blood against the walls of blood vessel. अब ये ब्लड अगर ऐसे आ रहा है तो ये इसको फोर्स कर रहा है कि एक्सपैंड करो। ब्लड वेसल्स की वाल हैं, अगर ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ये उसकी वाल्स हैं। ब्लड हमारे पास जो आ रहा है, ठीक है, वो इसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपैंड भी हो जाती है ब्लड वेसल जब प्रेशर ज़्यादा हो तो हम डिफाइन क्या करेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब हमें पता है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो इस तरह की सेल्स से बनी होती हैं, जिनको हम फ्लैट सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कंटिन्यूअसली इनको स्ट्रेच किया जाए, ठीक है, ब्लड जो आ रहा है वो कंटिन्यूअसली अगर इनको स्ट्रेच करता है तो क्या होता है, उस ब्लड वेसल की जो वॉल है उसके अंदर क्या होता है, टीयर पैदा हो जाते हैं, जैसे ये टीयर बन गए हैं, ठीक है। अगर कंटिन्यूअसली ब्लड वेसल को स्ट्रेच रखा जाए तो उसकी वॉल में टीयर हो जाते हैं, यानी कि आपके पास अगर इलास्टिक है, आप उसको कंटिन्यूअसली स्ट्रेच करते रहें तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो टूट जाएगी। या बैलून में अगर मुसलसल ज़्यादा से ज़्यादा हवा भरते जाएं तो कंटिन्यूअसली क्या होगा, बर्स्ट कर जाएगा। इनके साथ भी यही होता है। एक हद तक तो ये इलास्टिसिटी शो कर सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, ये रप्चर होना शुरू हो जाती हैं। अब जब रप्चर होती हैं तो क्या बना देती हैं, अगर इस तरह के रप्चर होते हुए स्ट्रक्चर ये बना दें तो इनको क्या कहते हैं हम, एनोरिज्म, ठीक है। अगर ये इस तरह के ब्लड वेसल ही एक्सपैंड करते करते यहाँ तक फैल जाए तो इसको हम एनोरिज्म कहते हैं। या फिर क्या होता है कि यहाँ पे रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो ब्लड के अंदर ही जो फैक्टर्स मूव कर रहे होते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स आ जाते हैं या आपके कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे रिपेयरिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब जब रिपेयरिंग शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम यहां पे होता है, ठीक है। अब रिपेयरिंग जब शुरू करेंगे, अगर कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी ब्लड के अंदर मूव कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा है तो वो भी यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते ये पूरा एक क्लॉट बना देगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्लॉट बनाते हुए जो ब्लड यहां से गुजरना था, अब यहां पे ये एक क्लॉट पूरा बना हुआ है, यानी कि एक ऑब्स्ट्रक्शन सी आ गई है ब्लड फ्लो के अंदर। अब ब्लड वेसल से जितना ब्लड इसने 1 मिनट में, फॉर एग्जांपल यहां से 5 लीटर ब्लड गुजरना था, ठीक है, 5 लीटर अगर ब्लड गुजरना था, अब उसके पास ये वाली स्पेस रह गई है। अब जिस ऑर्गन के पास ये 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड जाना था, उसको तो 5 लीटर ही चाहिए 1 मिनट में, अब लेकिन हमारे पास स्पेस इतनी रह गई है, अब इसमें से 5 लीटर तो नहीं गुजर सकता, ठीक है। जब इस ऑर्गन को 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड नहीं मिल रहा तो इसने क्या करना है, इसने ब्रेन को सिग्नल भेजना है कि जी मुझे ब्लड पूरा नहीं मिल रहा। अब ब्रेन ने क्या करना है कि उसको ब्लड सप्लाई पूरी देने के लिए हार्ट के ऊपर सिग्नल भेजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंप करो। अब हार्ट क्या करेगा, क्योंकि हार्ट तो पंपिंग कर रहा है नॉर्मली, लेकिन इधर क्लॉट होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो हो रही है इधर से, तो क्या करेगा, हार्ट मजीद फोर्सफुली पंप करने की कोशिश करेगा। अब जब हार्ट फोर्सफुली पंप करने की कोशिश करेगा तो वो जो नॉर्मल ब्लड वेसल है उसको भी स्ट्रेच कर देगा और इसको भी स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा, ठीक है।
अब इसके बहुत सारी पैथोलॉजीज हैं जो इससे रिलेटेड हैं, यानी कि हार्ट के फोर्सफुल पंपिंग की वजह से। एक तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया जब, तो ये भी बर्स्ट होने का खतरा हो सकता है, और इसी तरह ये आर्टरी की साख्त जो स्ट्रक्चर है वो भी ख़राब हो सकता है। अब ये वाली जो सिचुएशन है जब क्लॉट बन गया है, इसको कहते हैं हम अथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इस क्लॉट वाली सिचुएशन को क्या कहेंगे? अथीरोस्क्लेरोसिस। एक और सिचुएशन होती है जिसको हम कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अथीरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि कंटिन्यूअस स्ट्रेस की वजह से, कंटिन्यूअस स्ट्रेच होने की वजह से ब्लड वेसल क्या होती हैं? थिक हो जाती हैं। ठीक है, हार्डनिंग हो जाती है ब्लड वेसल्स की। ठीक है, अब ब्लड वेसल की जब हार्डनिंग होगी, एक चीज जब मोटी हो जाती है तो उसकी इलास्टिसिटी भी उतनी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हार्ट नॉर्मली क्या करता था? इलास्टिक नेचर होने की वजह से ब्लड वेसल की, तो उसको स्ट्रेच करता था, तो इसलिए ब्लड सप्लाई ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाती थी उस ऑर्गन में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? अब ये हार्डनिंग की वजह से इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई है ऑलमोस्ट, तो इसमें क्या हो रहा है? फिर हार्ट उतना इसको स्ट्रेच नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई उतनी नहीं जा रही जितनी हार्ट भेजना चाहता है। और फिर क्या हो रहा है? हार्ट तो पंप कर रहा है ना, और जोर से पंप कर रहा है, तो फिर हार्ट के अंदर पैथोलॉजी होना शुरू हो जाती है, यानी कि हार्ट साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम कार्डियोमेगाली कहते हैं, बैक प्रेशर की वजह से। ठीक है, ये पैथोलॉजिकल कार्डियोमेगाली होती है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल तो वो एथलीट्स वगैरह जो है या जो जिम करते हैं उनके अंदर हो सकती है, लेकिन इस सूरत हाल में जो कार्डियोमेगाली डेवलप होती है उसको क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल कार्डियोमेगाली। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर की टाइप्स और काजेज क्या क्या हैं हाई ब्लड प्रेशर की? अब इसकी टाइप्स एक तो हो गई प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन। ठीक है, अब इसकी कोई काज नहीं है, यानी कि कोई काज फाइंड आउट नहीं कर सकते आप इसकी। प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन की कोई काज नहीं है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं, सेकेंडरी मीन सेकेंडरी टू अदर डिजीजेस। ठीक है, कोई और बीमारी ऑलरेडी चल रही है जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन होती है, यानी कि डायरेक्ट हाइपरटेंशन आपको नहीं है, किसी बीमारी की वजह से हो रही है हाइपरटेंशन आपको, तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए? रीनल आर्टरी स्टीनोसिस, जो आपकी किडनी को आर्टरी सप्लाई कर रही होती है वो स्टीनोज्ड हो जाए, वो कहीं से तंग हो जाए, और आर्टरी जब तंग होती है तो उसका फिनोमेना मैंने आपको बताया हुआ कैसे वो ब्लड प्रेशर को हाई कर देती है। ठीक है, और कंप्रेशन ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि कोई ट्यूमर वगैरह कहीं पे ग्रो कर रहा है ब्लड वेसल के करीब, तो वो उस ब्लड वेसल को कंप्रेस कर रहा है, जिससे भी उसका नैरो ल्यूमन हो जाता है, और ब्लड वेसल का साइज छोटा होने की वजह से उसमें से ब्लड पास नहीं कर रहा होता, वो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। उसके बाद है फियोक्रोमोसाइटोमा, ये एड्रीनल ग्लैंड जो आपके किडनी के ऊपर पड़े होते हैं उनका ट्यूमर है। इससे क्या होता है कि एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, जिसको एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन भी कहते हैं, उनकी क्वांटिटी ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, और वो क्या है? वेजोकंस्ट्रिक्टिव हैं। वेजोकंस्ट्रिक्टिव मीन जो कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्शन काज करती हैं ब्लड वेसल्स की, तो उनकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं या कोई और बीमारी आ जाती है। कोई आप मेडिकेशन किसी ख़ास बीमारी के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। अगर आप ओबीस हैं तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। हाई साल्ट डाइट है आपकी, यानी कि आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खानों में, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। अब हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? अब हमारा जो कंसेप्ट बना हुआ है कि 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है अपना। सो ट्रू, बिल्कुल सही है। इसमें आप ये माइंड में रखें कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हमारा है वो 110/70 से लेके 119/79 तक, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर का कट ऑफ वैल्यू रख लें आप। एनीथिंग विच इज बियॉन्ड और ज़्यादा है 120/80 से, जब हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा है तो वो क्या है? प्री हाइपरटेंसिव है, यानी आपको ब्लड प्रेशर है तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के, हाई ब्लड प्रेशर होने के, यानी प्री हाइपरटेंसिव। इस स्टेज पे क्या करना चाहिए आपको?
आपको एहतियात करनी चाहिए, यानी कि जो आपका लाइफस्टाइल है उसको आपने चेंज करना है। मैं आगे बताऊंगा प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। स्टेज 1 हाइपरटेंशन क्या है? एनीथिंग विच इज मोर देन 130/89, ठीक है। एनीथिंग विच इज मोर देन 130/89 क्या है? स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। और एनीथिंग विच इज मोर देन 140/90, एनीथिंग विच इज मोर देन 140/90 वो क्या है? हाइपरटेंशन है। इसको आप हाइपरटेंसिव लेबल करेंगे, जिसका ब्लड प्रेशर इतना आ रहा है। अब एपिडेमियोलॉजी क्या है ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की? वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 1 बिलियन पीपल आर अफेक्टेड बाई हाई ब्लड प्रेशर। अब दुनिया की टोटल आबादी 6 अरब है, ठीक है। उसमें से 1 अरब आबादी को क्या है? ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? एवरी 5th to 6th पर्सन हैज हाई ब्लड प्रेशर। ये इतनी आम है दुनिया के अंदर। अब रूल ऑफ हाव्स क्या है, क्यों ये इतनी आम है? ये रूल ऑफ हाव्स आपको समझाएगा कि ये इतनी आम क्यों है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक गांव में गए, आपने 200 लोगों का ब्लड प्रेशर चेक किया, ठीक है। एक गांव में गए, 200 लोगों का ब्लड प्रेशर चेक किया, ठीक है। उसमें से 100 लोग क्या है? 100 लोगों का ब्लड प्रेशर नहीं था, यानी कि नेगेटिव ब्लड प्रेशर नहीं था 100 लोगों को, लेकिन पॉजिटिव थे 100 लोग, यानी 100 लोगों को ब्लड प्रेशर था, ठीक है। अब रूल ऑफ हाव्स, इसको आपने माइंड में रखना है और ये हकीकत है, ठीक है। 100 लोगों को हमने चेक किया, 100 लोगों को ब्लड प्रेशर था, 100 लोगों को नहीं था। सॉरी, 200 लोगों को चेक किया हमने। अब 200 लोगों को हमने चेक किया, उसमें से 100 लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं था, लेकिन 100 लोगों को था, वो पॉजिटिव थे, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास अब पॉजिटिव थे, ठीक है, उसमें से 50 लोगों को पता था कि उनको ब्लड प्रेशर है, 50 लोग जानते ही नहीं थे कि उनको ब्लड प्रेशर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड कैसे ये फैल रहा है। 50 लोगों को पता था 100 में से कि हमें ब्लड प्रेशर है, 50 लोगों को पता ही नहीं था। अब जिनको पता ही नहीं था उनका कंट्रोल्ड होगा ब्लड प्रेशर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता होता तो मेडिकेशन वो लेते। आगे इंटरेस्टिंगली देखें, अब उस 50 में से मेडिसिन कितने लोग यूज कर रहे थे? सिर्फ 25 प्रॉपर मेडिसिन यूज कर रहे थे। 100 लोगों को पॉजिटिव था, ब्लड प्रेशर था। अब 75 लोग किसी खाते में भी नहीं है, उनका कंट्रोल ही नहीं है ब्लड प्रेशर, और मेडिसिन कितने यूज कर रहे हैं? 25 लोग सिर्फ, ठीक है। अच्छा जी, चलें, ठीक हो गया, चलो यार 25 लोग तो मेडिसिन यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे देखें कि जो लोग 25 ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज कर रहे थे, उनमें से 13 लोगों का कंट्रोल था, ठीक है। 13 लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल था, 12 लोगों का कंट्रोल ही नहीं था उसमें से। दोबारा सुने, हमारे पास 200 लोगों को हमने चेक किया ब्लड प्रेशर के लिए, 100 लोग निकल गए, उनको पॉजिटिव नहीं था ब्लड प्रेशर, लेकिन 100 लोगों को पॉजिटिव था, उनको यानी कि ब्लड प्रेशर उनका एलिवेट किया हुआ था, ठीक है। इसमें जो 100 में से जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, 50 लोगों को पता था कि हमें ब्लड प्रेशर है, 50 लोगों को पता ही नहीं था कि उनको ब्लड प्रेशर है, यानी कि नए केस आए थे 50 लोग। चलें जी, 50 लोग जिनको पता था कि हमें ब्लड प्रेशर है, मेडिसिन उनमें से सिर्फ 25 लोग यूज कर रहे थे, 25 लोग मेडिसिन ही नहीं यूज कर रहे थे, ठीक है। अब देखें, 50 लोग जिनको पता नहीं था, उनका भी कंट्रोल नहीं है ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो मेडिसिन ही कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे उसको कंट्रोल करने के लिए। और जिनको पता था, उनमें से सिर्फ 25 लोग जो है ना ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज कर रहे थे, 25 नहीं कर रहे थे। अब डेफिनेटली 75 लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं है 100 में से, ठीक है। अच्छा, अब जो मेडिसिन यूज कर रहे थे उसमें से ब्लड प्रेशर कितनों का कंट्रोल था? मेडिसिन भी काम कर रही थी, प्रॉपर मेडिसिन भी वो ले रहे थे या नहीं ले रहे थे? अब उसमें से सिर्फ 13 लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल था, 12.5 कह लें या 13 कह लें। अब देखें, 200, 100, 100 में से 50, 50 में से 25, 25 में से 13 लोग, 12 लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं है इसमें से। अब 75
ठीक है, 75 तो ये हो गए ना, 50 को पता नहीं था और 25 मेडिसिन ही नहीं यूज कर रहे थे, 75 वो हो गए और 12 ये लोग हो गए जिनका मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं था। टोटल हो गए 87। अब 100 में से 87 लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ 13 लोगों का कंट्रोल है। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड मॉर्टेलिटी ब्लड प्रेशर से बहुत ज्यादा होती जा रही है इसकी, जिसको कि कंट्रोल करने की जरूरत है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर और इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं। कॉम्प्लिकेशंस वो चीज़ें हैं जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स एक किस्म के आप समझ लें क्या हो सकते हैं, हमें हमारी ज़िंदगी को ख़तरा क्या हो सकता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो अगर हमारा तो। अच्छा, एक चीज़ माइंड में रखें कि वो जो मैंने आपको रूल ऑफ हाफ्स में बताया था कि 50 लोग जिनको पता ही नहीं था कि उनको ब्लड प्रेशर है, मोस्टली इसका पता ही नहीं होता कि ब्लड प्रेशर है या नहीं है। आपको किसी किसी खुश नसीब को पता चलती हैं अलामतें कि जी ब्लड प्रेशर अब बढ़ गया है, तो पता ना चलने की वजह से, इसके अलामतों का पता ना चलने की वजह से इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं, ठीक है। अब साइलेंट किलर वो कैसे है, अब जिनको पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है वो अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी नहीं करवाएंगे और मेडिसिन भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, दे विल एंड अप इन स्ट्रोक, हार्ट फेलियर या जो है ना हार्ट अटैक उसके साथ आएंगे या रीनल फेलियर के साथ आएंगे। अब कॉम्प्लिकेशन में स्ट्रोक, जिसको आम ज़बान में फालिज कहते हैं, ठीक है, हार्ट अटैक, ठीक है, उसके बाद हार्ट फेलियर, वो जैसे मैंने आपको फिनोमेना समझाया था कि हार्ट के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर बढ़ता रहता है, ठीक है। हार्ट का साइज़ बड़ा होने की वजह से जितनी हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए होती है, चूँकि उसने पंप अगेंस्ट द प्रेशर करना होता है, उतनी ऑक्सीजन मिलती नहीं है साइज़ बड़ा होने की वजह से, तो इसलिए वो हार्ट फेलियर में चला जाता है, प्रॉपर फंक्शन अपने नहीं कर पाता। और इसी तरह हार्ट अटैक में भी यही फिनोमेनन एक्ट करता है। उसके बाद रीनल फेलियर आ जाता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल नैरो होने की वजह से ब्लड सप्लाई पूरी किडनीज को मिल नहीं पा रही होती, जिसकी वजह से रीनल फेलियर होना शुरू हो जाता है। अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ये वो मेन चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपको स्टेज बाय स्टेज बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रिवेंशन आप करेंगे तो आप जो है ना क्या किन किन चीज़ों से अवॉइड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्टेज 1 हाइपरटेंसिव हैं, यानी आपका ब्लड प्रेशर 130 से ज़्यादा रह रहा है, तो उस वक्त क्या करना है, आपने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो आपका है या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं वो 130 से ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, अपनी डाइट के अंदर से साल्ट को कट कर देना है, ठीक है। साल्ट यानी नमक कम इस्तेमाल करना शुरू कर देना है, जितने आप पहले इस्तेमाल करते थे नमक उससे आधा कर लें, यानी पहले अगर डेली अगर पूरे खानों के अंदर आप 1 चम्मच नमक इस्तेमाल करते थे तो उसको आधा चम्मच कर देना है। लो साल्ट इनटेक, ठीक है, या लो साल्ट डाइट। उसके बाद दूसरा आपने क्या करना है, अब साल्ट वाले जो फार्मूला है वो हाइपरटेंसिव लोगों पे तो ये फ़र्ज हो जाता है उनके साथ, फ़र्ज नमाज की तरह, कि साल्ट आपने कम से कम लेना है। जो नॉन केस हैं जिनको डायग्नोज हो चुका है हाइपरटेंशन, उन्होंने साल्ट डाइट अपनी बहुत कम रखनी है, ठीक है। ये दोनों के, ये जो सारी मैंने प्रिवेंशन लिखी हुई है ना, ये सब के लिए हैं, ठीक है। लो साल्ट इनटेक दोनों के लिए, प्री हाइपरटेंसिव और जो डायग्नोज्ड केसेस हैं। उसके बाद जो प्री हाइपरटेंसिव है वो रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, और जो डायग्नोज्ड केसेस हैं जिनको हाइपरटेंशन, जिनको पता है हमें ब्लड प्रेशर, उनके ऊपर तो ये फ़र्ज हो जाती है एक्सरसाइज। रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है अपना, ये यानी कि ज़्यादा कंपलसरी उन लोगों के लिए हो जाती है जिनका ब्लड प्रेशर, जिनको है, जिनका डायग्नोज्ड है जो केसेस, उनको डेली अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए मुख्तलिफ टाइमिंग में, यानी एक दिन सुबह किया तो अगले दिन दोपहर में कर ले या शाम में कर लें। इसी तरह यानी कि टाइम चेंज कर करके उसको जो है ना मॉनिटर करते हुए लिखते रहें कि इस टाइम मैंने चेक किया था, इस डेट को इस टाइम पे चेक किया था और ये ब्लड प्रेशर की रीडिंग थी, ताकि नेक्स्ट विजिट जो आपका डॉक्टर का हो आप उसको दिखा सकेंगे, सर ये मैं 1 महीना मैंने पूरा ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया है, उसकी ये रीडिंग्स हैं, ताकि वो आपको अगर मेडिसिन उसने एडजस्ट करनी है तो वो उसी वक्त बैठ के एडजस्ट कर दे। ये ना हो आपको अलहदा से एक चार्ट दे दे जी 15 दिन बाद आके दोबारा मुझे चेक करवाएं। उसके बाद क्या करना है आपने, अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि 1 महीने बाद मेरे पास विजिट करें ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, तो 1 महीने बाद जाना है, ठीक है, 1 महीने बाद डॉक्टर को अपने को चेक ज़रूर कराना है जाके, ठीक है। अच्छा जी,
ये रिड्यूस वेट, आपने अपना वज़न कम करना है, ठीक है। वो अपनी डाइट से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। वज़न अपने को आपने कंट्रोल करना है। और रेगुलर यूज़ ऑफ मेडिसिन, ये उन लोगों के लिए है जिनको मेडिसिन लग चुकी है, ठीक है ना। जो डायग्नोज्ड केसेस हैं, जिनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं हो रहा था, डॉक्टर ने उनको मेडिसिन दी है, वो अपनी मेडिसिन खाते रहें। अब होता क्या है, पेशेंट आते हैं, चेक कराते हैं, ब्लड प्रेशर उनका 190, इवन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन 200 प्लस गया होता है, सिस्टोलिक जो होता है। वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब बस मेडिसिन तो डॉक्टर ने लिखी हुई है, जब मुझे पता चल जाता है, जब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो मैं मेडिसिन खा लेता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। अगर ऐसा है तो अब क्यों भाई 200 पे गया हुआ है? यकीन माने, एनीथिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका अगर 160 170 से ज़्यादा है तो आप डेंजर जोन में हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है। इसलिए अपनी मेडिसिन को कंटिन्यूअसली यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो 3 चीज़ें हैं, ये तो टोटली प्योरली जो डायग्नोज्ड केसेस हैं ब्लड प्रेशर के, उनको तो सख्ती से अमल करना है इन 3 चीज़ों के ऊपर। रेगुलर विजिट टू फिजिशियन के ऊपर, रिड्यूस वेट के ऊपर, वजन अपना कम करना है, और रेगुलर यूज ऑफ मेडिसिन। अब ये जो प्री हाइपरटेंसिव हैं, ठीक है ना, उसमें उसके लिए ये 2 अगर वो शुरू कर देता है, शुरू में ही ये 2 काम शुरू कर देता है, प्री हाइपरटेंसिव जो है, जिसको अभी डायग्नोज नहीं हुआ, यानी कि वो उसका ब्लड प्रेशर 130 से 89 तक रहता है अगर उसका ब्लड प्रेशर, तो वो क्या करे, एक तो डाइट के अंदर साल्ट कम कर दे और फिर रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर दे। अब इसका क्या फ़ायदा है? अगर देखें ये दोनों चीज़ें आप करना शुरू कर देते हैं, तो जो मेडिसिन आपको, यानी कि ये चीज़ें अगर नहीं करते, मेडिसिन जो आपको साल बाद शुरू होनी है, ये चीज़ें करके आप उसको मज़ीद 10 साल डिले कर सकते हैं। समझ आ रही है? यानी कि मेडिसिन आप 10 साल डिले मज़ीद कर सकते हैं कि आपको मेडिसिन ब्लड प्रेशर की खानी भी ना पड़े, अगर ये वाले काम शुरू कर देते हैं आप। लेकिन उसके साथ अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर ज़रूर करना है आपने। इस पे खुश नहीं रहना कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, साल्ट डाइट मैंने कम कर दी है, तो मेरा ब्लड प्रेशर अब मुझे नहीं है। नहीं, आपके लिए क्या है कि हफ्ते में 1 से 2 मरतबा अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर मॉनिटर कराना है। जो ही आपका ब्लड प्रेशर ऊपर की साइड पे जाने लगे, वो अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए, ठीक है। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।